का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रिलायंस की कमजोरी ने बाजार पर बनाया प्रेशर। अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद फिर फिसला बाजार। निफ्टी करीब 150 पॉइंट टूटकर 22,550 के करीब। बैंक निफ्टी भी हाई से करीब 450 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप भी लाल निशान में फिसले। इंडिया विक्स 4% ऊपर। रुपए में लगातार दूसरे दिन रिकवरी। डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर 93 के नीचे आया रुपया। अच्छे बिजनेस अपडेट से सरकारी बैंकों का जोश हाई। पीएसयू सेक्टर इंडेक्स करीब 1% मजबूत। 3% भागे इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही दूसरे पीएसयू बैंकों में भी मजबूती है। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे बिजनेस अपडेट से 3 से 4% चढ़े बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीएल बैंक। साथ ही स्पॉटलाइट, टाइटन और एक्सिस बैंक चले। उधर मजबूत चार्ट से चला अदानी पार, लेकिन कमजोर चार्ट के चलते डिविस, बायोकॉन और एसबीआई कार्ड फिसले। बिजनेस अपडेट के बाद दौड़ा ट्रेंड। शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। चौथे तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 20% रही। तो वहीं कंपनी ने वेस्ट साइड के 22 नए स्टोर और जूडियो के 109 नए स्टोर खोले। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। शेयर में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और राजेश सातपुते पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से समझेंगे मार्केट आउटलुक और कुछ बिग एंड बोल्ड कॉल्स। टेक्निकल से बात करेंगे जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। इसके अलावा आशीष से जानेंगे कि बोफा ने निफ्टी का टारगेट कितना और क्यों घटा दिया है। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट पर। निफ्टी अब डे लो पर 22,570 के करीब। बैंक निफ्टी अभी भी डे लो पर नहीं, लेकिन ये भी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे 51,355 पर। डे लो 51,111 का था। मिड कैप डे लो से तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन अभी भी रेड में है। करीब करीब 1/4% मिड कैप नीचे है। एडवांस डिक्लाइन रेड में है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है, अभी भी 1:1.4 का। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, आज की ट्रेड आपको मोर और लेस क्लियर हो जाएगी कि आज हुआ क्या है। ये एक सिंगल स्टॉक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा। अब खैर बाकी स्टॉक भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस है। रिलायंस तो 60 पॉइंट कर रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, इनका भी कंट्रीब्यूशन अब आपको दिखाई देगा। एक दो और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार जरा आप लेकर आइए एचडीएफसी बैंक का चार्ट स्क्रीन पर इंट्राडे में। और इसके अलावा ये देखिए, अब ये डे लो पर आ गया और ये रीज़न था। आई थिंक मैंने एक व्यू लिया था कि नहीं, इस क्वार्टरली अपडेट कोई मायने नहीं है। इस स्टॉक की दिक्कत कुछ और है। इस स्टॉक की दिक्कत शायद कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है और इस वजह से ये स्टॉक डे लो पर आ गया। उसके अलावा सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव में है। बजाज फाइनेंस भी रेड में है और ये थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर। पॉजिटिव में क्या है ट्रेंड? क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब तक 5.5% ऊपर। अब ट्रेंड आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। इसके अलावा एफएनओ में अदानी ग्रीन 3% ऊपर है। एलएनटी फाइनेंस में अच्छा मूव है। पीएसयू बैंकों में अच्छा मूव है, लेकिन लोअर साइड पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पेटीएम और एसआरएफ शेयर। राइट, फिलहाल तो ये लेखा जोखा मार्केट का मार्केट डेज लो के आसपास कर रहा कारोबार। थोड़ी तो कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि जैसे कि चर्चा हो रही थी, क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आज की सेशन की, वो किस लेवल पर होती है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। और अमित सेठ जी, सोमिल जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। सुप्रभात आप दोनों को ही। बताइए अमित जी, कौन से दो स्टॉक्स आज रडार पर? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा एबीबी। एबीबी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाई लो का स्ट्रक्चर इन प्लेस है। रिसेंटली स्टॉक ने एक रैली दिखा के एक पुल बैक दिखाया है, जिसने 50 डेमा पे होल्ड किया। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और आज स्टॉक ने वापस अपना 10 डेमा रिगेन किया है। तो थोड़ा बहुत भी अगर बाजार स्टेबल रहता है तो यहाँ पे आउट परफॉर्म करने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसे बाय करना है 6150, 6150 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे एबीबी में रहेंगे लगभग 6450 के। तो पहला स्टॉक एबीबी। दूसरा स्टॉक जो पसंद है दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लास्ट वीक भी हमने रिकमेंड किया था। बीएल में 200 एमआ से हमने एक रिवर्सल देखा है और 400 410 पे एक अच्छा सपोर्ट है इसका। स्टॉक स्लोली एंड स्टेडली आवरली चार्ट्स में ऊपर इंचअप कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में। तो बीएल बाय करना है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा हमारा 416 रुपए का, 416 का, और टारगेट्स रहेंगे 440 के। बीएल और एबीबी इंडिया दोनों खरीदारी की राय, इस पर अमित जी की कॉल आ गई है। सोमिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के।
गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला स्टॉक एबीबी ही था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाउएवर आई चेंज द स्टॉक। क्यूमिंस इंडिया वेरी सिमिलर टू एबीबी एज वेल। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है, 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है क्यूमिंस इंडिया। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4550 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 4980। दूसरा कॉल होगा पीएसयू बैंकिंग में। इंडियन बैंक में भी वेरी सिमिलर। एक मीडियम टर्म में एक अप ट्रेंड चल रहा है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। ये कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर की तरफ टूटेगा। 10 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आज अच्छा मोमेंटम है पीएसयू बैंक्स में। स्टॉप लॉस रखेंगे 864 पर और टारगेट होगा 950। ओके, इंडियन बैंक की हो गई एक और पिक का। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? और तो देखिए, 2 ट्रेड में दोनों लॉन्ग साइड पे ट्रेड रहेंगे अनुज जी। पहला अदानी ग्रीन पे खरीदारी करनी है, जहां पर स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया और मेरा समझना है कि 100 मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जा रहा है। तो अदानी ग्रीन में 854 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 950 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 950 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अदानी ग्रीन में। सेकंड स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ रिवर्सल के साइन है। स्टॉक ने अपने 10 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो 1499 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1650 तक के टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी पॉसिबल है। ओके, चलिए अब आई थिंक सतपुते जी की ट्रेड्स बाकी हैं। सतपुते जी, आपकी 2 ट्रेड्स? अनुज जी, देखिए टाइटन पहला पिक रहेगा। टाइटन मुझे लगता है कि जिस तरह से आज ये इसने गैप अप के साथ शुरुआत की है, 4160 ये फ्यूचर में प्राइस है। सो 4125 का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन बाय करे। 4200 4220 तक का स्विंग इसमें आना चाहिए। और जो सेकंड बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा मैक्रोटेक डेवलपर लोडा। सब प्योर प्योर स्विंग ट्रेडिंग है। मुझे लगता है एक रिलीफ रैली पे प्ले है आज रियलिटी में। तो 700 के ऊपर लोडा यानी मैक्रोटेक डेवलपर को बाय करे। 690 का स्टॉप लॉस रखे। स्विंग का टारगेट आएगा 740 का। ओके, चलिए ये ट्रेड्स हो गई इस समय की। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया का तनाव जिसका तस बना हुआ है, रुपया कुछ हद तक संभला ज़रूर है, लेकिन क्रूड की टेंशन कायम है। ऐसे में अब बाज़ार की दिशा और दशा क्या होगी? गिरावट में निवेश करें या फिर कैश बचाएं इस समय? इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी मौजूद हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, अभी क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं और जो पैसा आपको आ रहा है, क्या आप कॉन्स्टेंटली उसको डिप्लॉय कर रहे हैं इस मार्केट में? जी, एक्चुअली धन्यवाद अनुज जी, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली अनुज जी, ऐसा है कि जो हमारे पास कैश था, पहले थोड़ा बहुत था, वही हमने इन्वेस्ट किया हुआ था, और अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है बाजार में, उथल पुथल, जो भी छोटा मोटा कैश है वो हमने रखा हुआ है, लेकिन डिप्लॉय तभी कर रहे हैं जब हमें एक अपीलिंग कुछ वैल्यूएशन दिखे मार्केट में, तब जाके हम डिप्लॉय कर रहे हैं। और वैसे भी इट्स नॉट टू मच टू टॉक अबाउट कि 1-1.5 का कैश है। और एक और चीज अनुज जी, अगर जो एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारा जो बाजार है वो पूरा ही ओवरसोल्ड है आज की तारीख में। सब मतलब आप ग्लोबली बात करें, इमर्जिंग मार्केट्स देखें पूरे स्पेस को, तो शायद इंडिया 28 फरवरी से सबसे खराब परफॉर्मिंग इंडिया का ही परफॉर्मेंस इंडिया का ही होगा। और ये इसलिए चलते कि हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर है क्रूड के, तो इसीलिए आई थिंक जो क्रूड प्राइसेस को लेके हमारे कुछ ज्यादा मार पड़ रही है यहाँ पे। और आपने रुपया तो देख ही लिया है कि तोड़ तोड़ के हालत हो गई है। तो इसलिए, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि एफआई जोरों से अंदर आने वाला है, क्योंकि वो भी काफी नाखुश है हमारे मार्केट से, हमारी ग्रोथ रेट से अर्लियर। तो हमें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड एज ऑलवेज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, वो थोड़ा आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है, और उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि अगले दिन ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी कंफ्यूजिंग मार्केट, बट सिलेक्टिवली वन हैज टू बी देयर। ओके, दिनशो जी, एक सवाल अब आपसे पूछूंगा। जो पिछले 4 महीने में 5 महीने में HDFC बैंक के साथ हुआ है, एज अ बिग इन्वेस्टर आप इसको कैसे देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं क्या अब आपको भी यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रिस्क दिख रहा है? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये
अब अंडर परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। इस तरीके से स्टॉक का लगातार 52 वीक लो हिट करना और इस तरीके की हेडलाइंस बनना, इसे आप एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, कंसर्निंग होता अगर जो कुछ बाहर निकल के आता। जो एक्स चेयरमैन है जो रिजाइन किए, जो प्रीवियस जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक लेटर में सिर्फ एक कमेंट मारा है, उसके बाद कुछ सपोर्टिंग कुछ बोला नहीं है उसके बाद। और आप सोचिए, केकी मिस्त्री जैसे वो आके चेयरमैन बने हैं, और वो खुद ही बोले कि मैं 70 साल प्लस हो गया हूँ, और अगर जो कुछ भी कंसर्न होता तो आई वुडंट हैव टेकन दैट रिस्क। तो हमें वो कंसर्न नहीं लग रहा है वहां पे। बहरहाल, आप अगर जो ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रोथ का आप देख रहे हैं कि ये जो अभी नंबर्स आए, एडवांस नंबर्स आए, वो ठीक ठाक ही हैं। डिपॉजिट्स ग्रोथ कम थे लोन ग्रोथ से ज्यादा, विच इज अ गुड साइन फॉर एचडीएफसी बैंक। सॉरी। बट दूसरा आप देखिए कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा ये ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है, जो वॉर की बात हो रही है, उसके चलते मुझे लगता नहीं कि इंडियन इकोनॉमी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट अनस्केथ। मतलब कुछ मार पड़े बगैर हम बाहर निकले द इकोनॉमी, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। जैसे जैसे ये लंबा चले जा रहा है, 1 महीना हो गया है, और जिस हिसाब से बातें हो रही है, लगता है और ही वर्स होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा उसको लेके ज्यादा कंसर्न है देन एक्चुअली द corporate governance and the bank and growth, so that way. ओके दिनशॉर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है इंडियन मार्केट्स, और सिलेक्टिव रहना है आपको, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में। तो Q4 अपडेट आई, और ट्रेंड साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट, इन दोनों की Q4 अपडेट बाजार को भी काफ़ी भाई आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो रिटेल स्पेस में और इन दोनों स्टॉक्स पर सर आपका नज़रिया क्या है? जी एक्चुअली आप ये दोनों स्टॉक की तो बात नहीं करूंगा मैं। आप बाकी देखिए रिटेल के भी, जिनके भी नंबर आए, काफी एक्साइटिंग नंबर आए। आप वी मार्ट देख लीजिए, या V2 रिटेल देख लीजिए, या इवन नायका जो आज सुबह उन्होंने डिक्लेयर किया अपने नंबर्स। तो रिटेल में एक्चुअली, जैसे हम तो बात करते रहते थे कंपनियों से, जनवरी फरवरी बहुत ही बढ़िया महीने थे रिटेल के लिए। मार्च भी ठीक रहा, इतना खराब नहीं रहा। इसीलिए मैं जैसे पहले बोल रहा था कि ये अगर जो लड़ाई झगड़ा चालू रहा जरा लंबे अरसे के लिए, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आगे चल के। आज की तारीख में इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। आप एक्चुअली फूड कंपनी से बात करें तो वो भी आपको ये बोलेंगे थोड़ा स्लो डाउन देखा है उन्होंने, पर ग्रोथ फिर भी कंटिन्यू होती है। तो यही कंसर्न है कि ये जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा हमारे को तकलीफ होगी इस ड्रॉ डाउन में से बाहर निकलने में। तो इसलिए होप यही है कि नंबर्स तो अच्छे हैं, अगले क्वार्टर के भी अगर जो ये जल्दी झगड़ा सलट जाए तो आपको अच्छे ही नंबर दिखेंगे। ग्रोथ रेट वाज एक्सपेक्टेड। एक्चुअली मैं यही बोलता हूँ कि ये लड़ाई जो शुरू हुई वो गलत टाइम पे हुई, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही गलत टाइम पे हुई, क्योंकि हम जस्ट एक डाउनटर्न में से निकल रहे थे बाहर, और इसके चलते आपको शायद एक डाउनटर्न दिखे अगर जो ये लंबा चले तो इसलिए ये सब नंबर्स ठीक है, लेकिन आगे के नंबर्स इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी बैंक्स पर चर्चा हो रही थी दिनशॉर जी, बैंक्स के भी Q4 अपडेट अगर हमने देखे ठीक ठाक आए हैं, PSU बैंक्स के इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो हम भी इस बैंक स्पेस में भी आगे के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे कि इस नंबर पर भी रिएक्ट करेगा? जी एक्चुअली देखिए, PSU बैंक से नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट शेयर गेन्स वगैरह होंगे यहाँ पे, और वो हो रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन इतने लेवरेज के साथ और जो स्ट्रेंथन राशि एडवांटेज क्या था कि इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे थे, तो उसके चलते लेवरेज आपका संभल सकता था। लेकिन इस लेवरेज के साथ इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं होंगे, बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए यील्ड्स बिल्कुल गिरे नहीं है। तो आई थिंक आरबीआई के पास उतना लीवे है, तो हमें नहीं लगता कि ये ग्रोथ जो आप देख रहे हैं PSU में वो कंटिन्यू रहेगी। अगेन केवियट यही है कि अगर ये लंबा चला तो सबका प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली क्रूड प्राइसेस जिस हिसाब से हैं, पूरी इकोनॉमी में प्रेशर आ सकता है यहाँ पे। ओके दिनशॉर जी, IT पे आप लगातार नेगेटिव रहे हैं और वो काफ़ी ब्यूटीफुली आपके लिए प्ले आउट भी हुआ है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि रिवर्स AI ट्रेड प्ले आउट होना शुरू हुआ है, IT के वैल्यूएशन अब अच्छे हो गए हैं। आप मानेंगे क्या उस बात को? जी देखिए, अगर जो वैल्यूएशन तो एनीवे ऑल टाइम लो पे ही घूम रहे हैं उनके, क्योंकि ग्रोथ रेट्स हैव गॉन ऑफ। अभी आप जो ले रहा है वो ये सोच रहा है कि डिफेंसिव सेक्टर है,
ग्रोथ दिखाएंगे आगे चल के। आप देख लीजिए क्वार्टरली नंबर, मुझे लगता नहीं है सीक्वेंशियली किसी का पॉजिटिव आया, तो शायद 1% के आसपास आपको पॉजिटिव नंबर दिखेगा। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो रुपी जहां पे है आज की तारीख में वहां पे, तो इसलिए जब तक ग्रोथ नहीं दिखेगी यहाँ पे, और हमें लगता नहीं है कि दिखेगी, ये एआई विल बी अ बिग डिसरप्टर। हम तो पहले से एक साल पहले से बोलते आए हैं कि डिसरप्टर है, और वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिसरप्शन को ओवरकम करने के लिए एक रीसेट चाहिए होता है इंडस्ट्री को, और वो रीसेट पेनफुल रहेगा। वैल्यूएशन इज नॉट द ओनली रीसेट दैट वन कैन लुक फॉर। यहाँ पे रीसेट विल बी पेनफुल इन द सेंस कि आपको मार्जिन थोड़े गिव ऑफ करने पड़ेंगे, मैन पावर ले ऑफ करना पड़ेगा, वो सब रीसेट विल बी वेरी पेनफुल। तो उसके चलते वी रादर वेट देन गेट कैरिड अवे विद द वैल्यूएशंस। ठीक है, आईटी पर ये राय होगी। दिनशॉट जी, आपने शुरुआत में कहा था कि थोड़े कैश आपने बचा के रखे, जब आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आएगा, वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आएगा, तो आप डिप्लॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और आपने स्टॉक्स या सेक्टर्स में हाथ लगाए हैं। तो सवाल आपके लिए ये कि अभी कौन सा सेक्टर आपको सही वैल्यूएशन पे नजर आ रहे हैं, जो आप वेट कर रहे हैं कुछ और दिनों में, और तस्वीर जहाँ पे क्लियर हो सके? श्रेया जी, हमें सारे वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं, सारे सेक्टर, लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम है कि अगले दिन कुछ और बोल दिया ट्रम्प साहब ने, तो पूरा मार्केट में तो उथल पुथल हो जाता है। आप देखिए, आज ही देखिए, फॉर्चुनेटली हमारा पूरा 3 दिन के लिए बंद था बाजार, लेकिन अगर जो चालू रहता और वो ट्वीट आप देखते कि वो बॉम्ब करने वाले ईरान को, तो बुरी हालत हो जाती है हमारे बाजार की। फिर बाद में आके बोले नहीं, मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, अभी 45 डे का सीज फायर की बात चल रही है। तो ये सब देख के बेटर टू वेट आउट, थोड़ा कैश जो है वो रखे रखो, पर जहां पे जैसे मैंने बोला अपीलिंग वैल्यूएशन दिखे वहां आप डिप्लॉय करो। हमारे न्यू एज कंपनीज में हमें डेफिनेटली अपीलिंग वैल्यूएशन दिखती है, तो वहां पे सिलेक्टिवली हमने डिप्लॉय करना चालू किया है। बैंक्स में हमने थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करना चालू किया है, पर अदरवाइज ओपनली ऐसा इतना हमने दिल खोल के पैसा डालना चालू नहीं किया है आज तक। और एक्चुअली आप देखिए, जब तक ये एफआई पार्टिसिपेशन वापस नहीं आता है, आई थिंक इट बी अ बहुत ही मुश्किल रहेगा हमारे मार्केट को रैली करना, क्योंकि रिटेल भी अभी आस्ते आस्ते अभी थक रहा है थोड़ा इन इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स के बाद जो कैश था वो डिप्लॉय करना चालू कर दिया उन्होंने, दे नॉट गेटिंग न्यू फ्लोज, तो इसलिए थोड़ा सिलेक्टिवली ही रहना पड़ेगा हमें यहाँ। ओके, अच्छा दिनशा जी, एक चीज़ पूछूंगा आपसे, ये और थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, तो हम हमेशा बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। अब अगर ये लड़ाई लंबी चली और अगर ये क्रूड जिस तरीके से है यहाँ पर, अगर ये लंबे समय तक रहा, तो कितना बड़ा मैक्रो नेगेटिव है हमारे लिए, जो अर्निंग्स के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आ सकता है, और ओवरऑल मार्केट लेवल पर और कितनी बड़ी करेक्शन हो सकती है? अब हम 26,000 के हाई से 22,200 तक आए थे। क्या वर्स्ट के सिनारियो में यहाँ से भी और 10-15% गिरने की फिर एक स्पेस रहेगी? अनुज जी, मैं वो आपको लेवल तो नहीं बता सकता, पर एक चीज ये बताऊं पहले तो मैक्रो लेवल पे। हम लोग 5 मिलियन बैरल, 50 लाख बैरल दिन के हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड के। अगर जो आप $30-40 एक्स्ट्रा सोचिए, आप $40 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आप कितने, तो $200 मिलियन एवरी डे इकोनॉमी पे हिट हो रहा है, $200 मिलियन का। और ये तो एक दिन की बात हुई, आप 10 दिन करेंगे तो 2 बिलियन हो गए, महीने की बात करें तो 6 बिलियन। 6 बिलियन मतलब आप ऑलमोस्ट 15 बिप्स ऑफ द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये सब इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पे तो आपने समझ लिया, और माइक्रो लेवल पे अभी क्या है कि क्रूड एक पूरा चेन शुरू होता है वहां से फॉर एनी सप्लाई, आपके कमोडिटी हो गई उसका। वी आर टॉकिंग टू सम एफएमसीजी कंपनीज, वो बोले देखिए डिमांड तो कम नहीं हो रहा, लेकिन पीपी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, सप्लाई में इशू आ रहा है, तो ये सब हाउ इट विल इम्पैक्ट डिमांड विल बी अ प्रॉब्लम। और तीसरी चीज, ग्रोथ रेट पैरामाउंट होते हैं। आप ये सोचिए 2016 से एवरी बजट हमारे शेयर बाजार पे कुछ ना कुछ टैक्सेस में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, और वो बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। कैपिटल गेन से लेके डिविडेंड टैक्स से लेके एसटीटी से लेके एवरी ईयर वो एब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ थी, इसलिए कोई माइंड नहीं कर रहा था उसको। एफआई की बात कर रहा हूं मैं अभी। लेकिन जैसे ही आपका ग्रोथ डाउनटर्न चालू हुआ है, ये सब पुरानी जो मन में जो भड़ास रखे हुए थे एफपीआई, वो सब उभर के निकल आती है। और इसीलिए आपने देखा कितनी जोरों की सेलिंग हो रही है इंडिया में। 1,14,000 करोड़ एक
आप महीने में आपने सेलिंग देखी है जो पहले तो सालों में होती थी, वो भी 1 महीने में होके चली गई है। तो ये सब अच्छा नहीं है और जैसे ही लंबा रहा ग्रोथ रेट कम हो गई तो ये तो और ही बढ़ने वाला है। तो आई थिंक नॉट ओनली ऑन दिस फ्रंट, द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग ऑन द अपीसमेंट फ्रंट आल्सो कि थोड़ा कुछ आप कैपिटल गेन्स में कुछ टिंकरिंग के लिए नॉट ओनली फॉर एफआईएस फॉर एवरीबॉडी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। शायद ये लेवल पे नहीं होगा ठीक, क्योंकि अभी तो सब नेगेटिव बैठे हैं, बट जिस दिन बाजार टर्न हो उस दिन आपको ये करेंगे तो आप देखेंगे इंडिया विल अगेन स्टार्ट मैसिवली आउट परफॉर्मिंग ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट्स। बहुत अच्छी बात कही आपने दिनेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ तो क्लियर है, एफआईआईज हमारी मार्केट से पैसा खींच रहे हैं और अच्छा खासा पैसा खींच रहे हैं, और एफआईआई ब्रोकरेजेस भी एक एक करके बेरिश हो रही हैं। गोल्डमैन सैक्स के बाद अब बैंक ऑफ अमेरिका ने भी निफ्टी का लक्ष्य घटा दिया है। मौजूदा माहौल में उनका मानना है कि अर्निंग्स घटने का रिस्क बढ़ गया है। आशीष से पूरी रिपोर्ट समझ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और बड़ी बेरिश रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है, थोड़ी सी कंफर्टिंग वैल्यूएशन को लेकर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस निफ्टी का टारगेट दिसंबर में आप देखें तो 29,000 का बता रहे थे, लेकिन अब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ये 29,000 के टारगेट को अब घटाकर 26,200 कर दिया बैंक ऑफ अमेरिका ने। और ये बता रहे हैं कि अर्निंग्स पर बहुत भारी रिस्क यहाँ पर बन रहा है। खासतौर पर आप देखें तो जो स्टैगफ्लेशन की चिंता है अब वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी के चलते जो निफ्टी की अर्निंग्स हैं FY27 के लिए, इसमें 8.5% की इन्होंने कटौती कर दी है, जो कि कंसेंसस से काफ़ी कम है। लेकिन एक बात है कि करेक्शन के बाद ये बता रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी रीजनेबल है, और हो सकता है कि इस कंफर्टिंग वैल्यूएशन के चलते शॉर्ट टर्म में आपको निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले। लेकिन जो स्ट्रक्चरल सिनेरियो अभी फिलहाल के लिए बन रहा है, ये इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्ट नहीं दे रहा। श्योरली ये बात कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मार्केट अभी तक वैल्यू जोन में नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि वैल्यूएशन ये अट्रैक्टिव बता रहे हैं। क्या क्या इन्हें पसंद है? इन्हें क्वालिटी स्टॉक्स के साथ डिफेंसिव हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिशरी है यानी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं ये इन्हें पसंद आ रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय मार्केट्स जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इसे अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और लगातार प्रोलॉन्ग्ड होता है, बढ़ता है, वर्स्ट होता है यहाँ से, तो ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। और इसी के चलते जीडीपी के जो एस्टिमेट 7.4% के थे, अब इसे घटाकर ये बता रहे कि 6.5% के करीब देखने को मिल सकते हैं। और जो अर्निंग्स ग्रोथ है, और अगर ये टेंशन बढ़ती है तो हो सकता है कि FY27 में ना के बराबर की अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो जो इनकी तरफ से प्राइस्ड नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से कंफर्ट है, लेकिन पूरी तरीके से वैल्यू जोन में अभी बाजार नहीं आया, और निफ्टी का टारगेट इन्होंने 29,000 से घटाकर 26,200 कर दिया है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये बात हो गई मार्केट में टारगेट्स की। दिनेश्वर जी, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं, उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्सचर। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, क्या 22,182 का जो लो हिट किया हमने थर्सडे को, और जो शानदार रिकवरी हुई, क्या वो बचेगा? क्योंकि आज भी लोअर लेवल से फिर रिकवरी आ रही है, या फिर उसके टूटने का रिस्क होगा? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? जी देखिए, पिछले 2 वीक में अगर हम देखें तो जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट का प्राइस एक्शन के हिसाब से, मैं खास करके मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो मोमेंटम मार्केट का यहाँ पर घटने में कम होता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक बुलिश डाइवर्जेंस निफ्टी पर देखने को मिल रही है डेली चार्ट्स पर। और ये ना कि सिर्फ निफ्टी में है, ये निफ्टी 500 में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, और काफी सारे की इंडाइसेस में ये जो स्लोइंग डाउन ऑफ सेलिंग मोमेंटम है ये देखने को मिल रहा है। अब मार्केट जो है ट्रिगर का वेट कर रहा है। अगर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक शार्प रिकवरी या बाउंस बैक का यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ ये मार्केट ट्रेड करना डिफिकल्ट जरूर है, इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव्स ट्रेड ना करें। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि जो निफ्टी का सेटअप है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मूव आ सकता है। ये कंफर्मेशन कहां पर आएगा? तो जो पिछले वीक का जो हाई था 22,941 के आसपास का, ये पहला पड़ाव होगा, पहला टारगेट होगा इस बाउंस बैक के लिए। और जैसे 23,000 का लेवल निफ्टी में निकलता है, हमें लगता है कि ये जो पुल बैक है और शार्प होता हुआ दिख सकता है। शायद 23,500 का लेवल भी हमें इसी 8-10 सेशन में देखने को मिले। तो वोलेटिलिटी है, अभी तक इंडिया वीक कूल ऑफ नहीं हुआ है।
की सपोर्ट्स नीचे में है 22 182 और साथ में 22,000, जहां पर जो पुट राइटर है इस महीने की इस सीरीज में जो खड़े हुए हैं वो एक तरह से मार्केट का सपोर्ट इसे मान करके चल रहा है। तो ओवरऑल लेवल्स को देख करके यहाँ पर आई थिंक हमें ट्रेड डिसीजन लेना होगा। ओवरऑल निफ्टी को आज का सेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ नाउ तो मार्केट ट्रिगर का वेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो सेलिंग प्रेशर कम डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है, खास करके पिछले 2 वीक में। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी और उसके लेवल्स की। गुड मॉर्निंग राहुल जी, श्रेया बात कर रही हूँ। तो सर आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे फिर? या देखिए, मेटल्स हमें काफी पसंद आ रहा है। अगर हम टाटा स्टील का चार्ट सेटअप देखें तो पिछले 2 से 3 हफ्तों से स्टॉक साइडवेज है। इनफैक्ट जो लास्ट फॉल आई है 1,500 पॉइंट की निफ्टी में, इसमें हमने जरा भी वीकनेस टाटा स्टील में आती हुई नहीं देखी है। पोजिशनली हमें लगता है कि टाटा स्टील में आपको 220 225 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए डेरिवेटिव में बाय मत कीजिए, लेकिन डिलीवरी में आप टाटा स्टील यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। 180 का एक स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बनाकर उसे ऑनर किया है पिछले 2-3 वीक से, तो 180 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है कि मेटल्स में एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा जो एक तरह से ऐसे मार्केट में डिफेंसिव की तरह प्ले आउट कर रहा है वो है आईटी क्षेत्र। आईटी में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 वीक से अच्छी बाइंग देखने को मिली है और अभी भी ये बाइंग लग रहा है कि कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तो इन्फोसिस का सेटअप हमें पसंद आ रहा है, 1300 रुपए के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है और आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर स्टॉक में देखने को भी मिल रहा है। हमें लगता है 1360 तक के लक्ष्य एकदम इमीडिएट बेसिस में इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। 1280 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और ट्रेडिंग के हिसाब से इन्फोसिस को बाय किया जा सकता है। और जहां तक डिलीवरी में टाटा स्टील हमारा टॉप पिक रहेगा आने वाले 15 से 20 दिन के लिए। राहुल जी, कोई मिड कैप आइडियाज जो इस समय आपको अच्छे लग रहे हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप? जी हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में मामला थोड़ा पेचीदा है, बिकॉज ओवरऑल लार्ज कैप अभी तक अपनी फीट एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा एक 22,900 के ऊपर का मूव निकलता है निफ्टी में, आई थिंक तब थोड़ा कन्विक्शन बनेगा। एज ऑफ नाउ आई थिंक जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है उनमें ही बने रहना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा समय के बाद में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। अब इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद श्रेया और कंचन के साथ आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।